गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। पेमेंट डिजाइन इन हाईवे इंजीनियरिंग, जो कि एसएससी के लिए, ईएस के लिए, गेट के लिए, हर एक तरह के एग्जामिनेशन के लिए वैलिड है, एंड ऑल एई एंड जेई लेवल एग्जामिनेशन। इसमें हम फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन को पढ़ रहे थे, जो कि पिछली क्लास में स्टार्ट हो चुकी थी। तो अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज का ये वीडियो है। ओके, सो आपको मालूम है हम पढ़ रहे थे क्या? डिजाइन पैरामीटर। ठीक है, फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन में डिजाइन पैरामीटर के ऊपर हम अपना स्टडी कर रहे थे। तो दो डिजाइन पैरामीटर के बारे में मैंने आपको बताया था। ओके, पहला बताया था स्टैंडर्ड एक्सेल लोड के बारे में बताया था, और सेकंड डिजाइन पैरामीटर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इट वाज योर रिजिडिटी फैक्टर आरएफ। रिजिडिटी फैक्टर जो होती थी, इट इज रेशियो ऑफ कॉन्टैक्ट प्रेशर अपॉन टायर प्रेशर। डिजाइन के लिए रिजिडिटी फैक्टर को हम 1 कंसीडर करके चलते हैं, दैट इज कॉन्टैक्ट प्रेशर इक्वल टू टायर प्रेशर कंसीडर करके चलते हैं, जिसकी वैल्यू हम 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का एडॉप्ट करते हैं। क्लियर है? ठीक है, इन सब चीजों का कॉन्सेप्ट हमने इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो में देखा था कि किस तरह से हम कॉन्टैक्ट प्रेशर निकालेंगे, क्या होती है टायर प्रेशर, हर चीज को हम डिटेल में समझे थे। अब आगे कंटिन्यू करते हैं इनटू द सेक्शन ऑफ डिजाइन पैरामीटर ओनली। थर्ड पैरामीटर, थर्ड मैक्लियोड थ्योरम। ये एक थ्योरम है। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, ये मैक्लियोड थ्योरम क्या कहता है कि योर एक्सल लोड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रिपीटिशन। एक्सल लोड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रिपीटिशन। सो ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लिख सकते हैं कि L इक्वल टू K बटा N, वेयर K इज सम कांस्टेंट, जहां K सम कांस्टेंट है। सो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि L गुना N इक्वल टू K। ठीक है, अब इसी चीज को अगर मैं और एक्सपेंड करूं तो मैं इस थ्योरम को लिख सकता हूं एज L1 N1 इक्वल टू L2 N2, ऐसे लिखा जा सकता है। यही है मैक्लियोड थ्योरम। अब इसका मतलब समझिए, ये जरूरी है। एक्सल लोड का तो मतलब आप समझ रहे हैं। नंबर ऑफ रिपीटिशन मतलब वो एक्सल लोड एक रोड के ऊपर कितना बार आ रहा है, इसको कहा जाता है नंबर ऑफ रिपीटिशन। समझ में आया? मान लो कोई एक लोड है, एक्सल लोड है, जिसकी वैल्यू है 80 किलो न्यूटन। तो एक रोड के ऊपर एक 80 किलो न्यूटन की एक्सल लोड एक बार अप्लाई हुआ, वन टाइम, तो जो इंपैक्ट आएगी रोड के ऊपर जो उस चीज का असर आएगा, वो बराबर होगा अगर मैं कहूं कि 40 किलो न्यूटन का लोड सेम रोड के ऊपर 2 बार रिपीट हो जाता है। तो ये है इस थ्योरम का मतलब। समझ गए कि एक्सल लोड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रिपीटिशन। मतलब जैसे आपका लोड कम होगा, तो फॉर जनरेटिंग द सेम इंपैक्ट यू हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ रिपीटिशन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत पुरानी हो चुकी है, आजकल ज्यादा एग्जाम में इसके बारे में नहीं पूछते, लेकिन फिर भी हो सकता है कोई जूनियर इंजीनियर का इधर उधर का छोटा मोटा एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो इसलिए मैंने बता दिया। इट इज ओल्ड थ्योरी, ओल्ड कॉन्सेप्ट। फिर भी लिख लीजिए इसको। एल इसमें क्या है? एक्सल लोड, या फिर स्टैंडर्ड एक्सल लोड, ऐसे लिखो। एल क्या है? स्टैंडर्ड एक्सल लोड। एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ रिपीटिशन, नंबर ऑफ रिपीटिशन। ठीक है, कि उस लोड को आपने कितना बार लगाए रोड के ऊपर, उसको कहेंगे एन, नंबर ऑफ रिपीटिशन। लिख लीजिए इसको। ये कॉन्सेप्ट पुरानी हो चुकी है, इसको अब यूज नहीं करते। तो अब इसको यूज नहीं करते तो अब हम कुछ ना कुछ तो यूज करते होंगे। तो अब हम क्या यूज करते हैं? वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ESWL। ESWL
वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे आपको पढ़ाना ESWL। सो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ESWL को बहुत ही अच्छा है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ESWL का जो कॉन्सेप्ट है ये कंप्लीटली आप डायग्राम से समझ पाओगे। तो सबसे पहले मैं जो समझाऊंगा, डायग्राम बनाऊंगा, उस चीज को आप समझते रहिएगा, लिखने की कोई हड़बड़ी नहीं होगी। ठीक है, गेट वगैरह में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि ESWL को कैलकुलेट करिए। बहुत लोगों को ESWL का मतलब ही पता नहीं होता है, लगभग 99% लोगों को। बहुत ही अजीब सा चीज है, व्हाट इज ESWL। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड। इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड, इसको कहा जाता है ESWL। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, कुछ है, उस कुछ से हमें निकालनी है इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड क्या होगा। तो वो कुछ क्या है पहले उसको देखेंगे, फिर उससे हम ESWL निकालने की आइडिया डेवलप करवाएंगे, फिर ESWL कैसे निकल जाएगा वो कैलकुलेट कर लेंगे, कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। इसको लिख लीजिए, मैं पेज चेंज कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू द बेसिक पेज। ESWL फॉर डुअल व्हील असेंबली, ये है कंसेप्ट का नाम। इसको लिख लीजिए एज ए फोर्थ डिजाइन पैरामीटर, फोर्थ, चौथा। तो सबसे पहले तो ये आप जानिए कि व्हाट इज योर ESWL का फुल फॉर्म क्या है। तो ESWL को हम सिंपली दोस्तों कहते हैं इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड। ठीक है, ESWL को कहा जाता है इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड। अब कंसेप्ट के नाम को पढ़िए, ESWL फॉर डुअल व्हील असेंबली। तो ESWL एक तरह का लोड है। ESWL क्या है, इसका जब फुल फॉर्म में ही एकदम साफ क्लियर कट है, जस्ट ए मिनट, फंस रहा है। इसका फुल फॉर्म में ही एकदम साफ क्लियर कट है कि ये एक तरह का लोड है। वो भले इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड है, वो अलग चीज है उसका, लेकिन एक तरह का लोड तो है। ESWL एक तरह का लोड है। तो हमको कैलकुलेट क्या करना है, ESWL फॉर डुअल व्हील असेंबली। एक डुअल व्हील असेंबली है, उसके लिए हमको ESWL निकालनी है। फॉर ए डुअल व्हील असेंबली व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू कैलकुलेट दी ESWL। मतलब समझिए पहले, ठीक है। तो व्हाट इज ए डुअल व्हील असेंबली, क्या होता है, जरा इस बात को अगर गौर से देखें तो देखिए, आप देखे होंगे जो बड़े बड़े गाड़ियां होते हैं उसके पीछे वाला जो एक्सल होता है ना, रियर एक्सल, जैसे बसेस हो गए, जो हैवी लोडिंग ट्रक्स हो गए, टेलर हो गए, तो उसके जो पीछे वाले एक्सल रहते हैं उसमें ये नहीं कि जैसे कार में क्या होता है, पीछे वाले एक्सल में इधर एक चक्का इधर एक चक्का। छोटे छोटे गाड़ियों में यही होता है, कार हो गया, कैंपर हो गया, जीप हो गया, कमांडर हो गया, जितने भी स्कॉर्पियो, बोलेरो, जो भी हेक्सा, फेक्सा, नेक्सा, जितने भी गाड़ी हैं, सब गाड़ियों में क्या है, एक ही चक्का है पीछे में। लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ोगे, बड़ा गाड़ी की ओर जाओगे, ट्रैक्टर में भी तो एक ही चक्का होता है, वो बड़ा छोटा चक्का होता है, ट्रैक्टर का भी छोड़ दो, उससे भी हैवी लोडेड, वो पिकअप वगैरह भी छोड़ दो, उससे भी थोड़ा हैवी, मतलब ट्रक्स पे जाओ, ट्रक के ऊपर। तो ट्रक में देखोगे रियर एक्सल में दो दो सेट का है ना, दो चक्का इधर, दो पहिया इधर, एक ही एक्सल में 4 व्हील्स होते हैं। तो हम उस वाले सिस्टम के लिए ये एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बताऊं डुअल व्हील असेंबली आपको बेसिकली दिखेगा कैसा, ये इस तरह से एक पहिया रहेगा, फिर इसी कुछ स्पेसिंग मेंटेन रहती है, फिर एक पहिया, ठीक है, फिर यहां से इस तरह से एक्सल होगी,
फिर ये पहिया, फिर ये वाली पहिया, ये आपस में भी ऐसे कनेक्टेड रहते हैं, ये भी एक्सल है। सो दिस इज योर डुअल व्हील असेंबली। समझ रहे हो? ये क्या है आपका? ये एक डुअल व्हील असेंबली है। ये डायग्राम बना, मुझे लगा कि आप शायद वो डुअल व्हील सिस्टम, डुअल व्हील असेंबली को पहचान नहीं पाए होंगे, तो इसलिए मैंने इंटरनेट से फोटो भी लाके आपके लिए लेके आ गया मैंने। देखिए कैसे दो दो पहिए लगे हुए हैं, है ना। इट इज सेट ऑफ 2 टायर्स। ये जो ट्रक देख रहे हो, ये ट्रक ऑस्ट्रेलिया में यूज होता है, कोयले के खदानों में। बहुत बड़ी बड़ी ट्रक होते हैं ये, वेरी बिग। समझ गया? तो ये है डुअल व्हील असेंबली, ठीक है। अब ESWL का मतलब क्या है, चलिए इसको समझते हैं। देखो यहां पे मैंने एक मस्त फोटो बना रखा है, मैंने नहीं बनाया, इंटरनेट से लिया है। तो देखिए इधर वाला जो सिस्टम है, ये डुअल व्हील असेंबली वाला सिस्टम है, ओके। तो देखो ESWL का क्या मतलब है, बेसिक सा मतलब पहले इसे समझते हैं। जब भी गाड़ी रोड के ऊपर चलेगी, टायर के द्वारा लोड जो है रोड के ऊपर ट्रांसफर होगा। सोचना मेरा बात, ध्यान से समझिए। टायर के द्वारा लोड ग्राउंड के ऊपर ट्रांसफर होगा, मतलब रोड के ऊपर जो ट्रांसफर हो रहा है, मतलब उसके मटेरियल में जा रहा है। वो लोड वहां से डिस्ट्रीब्यूट होते हुए लोड डिस्पर्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो लोड कोई एक मटेरियल कैरी करेगा, उस लोड का इफेक्ट क्या होगा? सुनिएगा मेरा बात। उस लोड का इफेक्ट क्या होगा? हो सकता है स्ट्रेस डेवलप होगा, स्ट्रेन डेवलप होगा, डिफ्लेक्शंस कुछ होंगे, इस तरह के कुछ मतलब मैकेनिज्म डेवलप होगा। उसकी इफेक्ट, उस लोडिंग के कारण इफेक्ट, समझ में आ रहा? ESWL का क्या मतलब होता है कि यहां पे जो डुअल व्हील असेंबली है, ओके, तो ये मान लो कि मेरा फोकस अभी इस वाले सेक्शन के ऊपर, बस इतना सेक्शन के ऊपर। यहाँ पे 80 किलोमीटर ये वो सब भूल जाओ, क्या लिखा है उससे मतलब नहीं है, समझो बस। तो समझिए, सोचिए। तो यहां पे ये जो 2 टायर है, ये एक लोड अपना P यहां पे लगा रहा होगा, ये भी अपना एक लोड P लगा रहा होगा। मेरे को बस इतना ही पार्ट से मतलब है, उतना ही पार्ट पे मैं फोकस कर रहा हूं। माई फोकस एरिया इज दिस ओनली, इतना ही। इधर वाला मैं छोड़ दिया, इधर वाले से मेरे को अभी मतलब नहीं है, ठीक है। माई फोकस एरिया इज दिस ओनली। समझने का कोशिश करिए। तो ये जो 2 पहिए है, PP लोड लगा रहा है, इस P लोड के कारण, ये P लोड कहां जा रहा है? ये ग्राउंड में जा रहा है, मतलब पेवमेंट में जा रहा है, रोड के नीचे जो मिट्टी है, जो लेयर्स है, उन लेयर में जा रहा है ये, है ना, एक डिस्ट्रीब्यूशन एंगल को मेंटेन करते हुए। मैं आपको बता दूं, यहां पे जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन एंगल को हम कंसिडर करते हैं, वो जनरली 45 डिग्री होता है। 45 डिग्री पर लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऐसा मान के चलते हैं। तो ये ऐसा, ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा। दिस एंगल इज योर 45 डिग्री। दिस इज योर लोड डिस्ट्रीब्यूशन एंगल, ध्यान रखिएगा। इसको कहेंगे लोड डिस्ट्रीब्यूशन एंगल। चीजें उतनी आसान होती नहीं है ना, समझना पड़ता है। यही सब चीज आप याद कर ले तो किताब में डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूं, समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी। तो एक पर्टिकुलर एंगल पे लोड डिस्पर्स होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, ग्राउंड के नीचे जाएगी लोड, है ना। धीरे 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 स्ट्रेस की मैग्नीट्यूड क्या होती है, मटेरियल के ऊपर कम होते चलती है, क्योंकि जैसे लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो किसी भी सेक्शन पे आप देख रहे हैं क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ते चल रही है। जैसे जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ते चलेगी, अकॉर्डिंग टू डेप्थ आपका स्ट्रेस जो है वो वेरी करेगा, और स्ट्रेस की वैल्यू कम होते चलती है। इसलिए मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था स्टार्टिंग में, इनिशियली इंट्रोडक्शन पार्ट में, कि कौन सा, जॉन मैकाडाम वाला, है ना, कि बेस्ड ऑन लोड डिस्ट्रीब्यूशन उसने मटेरियल का सिलेक्शन किया था,
कि किस तरह के मटेरियल हमको पेवमेंट में देनी है। ठीक है, क्योंकि हम पहले क्या करते थे, रोमन रोड वगैरह जब बनाते थे, बड़े बड़े बोल्डर, बड़े बड़े पत्थर को डाल दिया जाता था जिसकी जरूरत ही नहीं थी नीचे। एज ए फाउंडेशन स्टोन डालते थे ना, बड़े बड़े साइज के पत्थर, जिसकी जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि वहां पे तो स्ट्रेस ही, मटेरियल के ऊपर स्ट्रेस ही कम लगने वाला है। तो उतना बड़ा पत्थर, उतना मजबूत आइटम डालने का मतलब क्या, उतना पैसा वेस्ट करने की जरूरत क्या है। हम मिट्टी भर देते हैं, जीएसबी भर देते हैं, वो मेरा काम कर देता है। समझ में आ रहा है? तो वो कॉन्सेप्ट थी पूरा इंजीनियरिंग वाली, बेस्ड ऑन लोड डिस्ट्रीब्यूशन। तो वही लोड डिस्ट्रीब्यूशन ये है, और ये एंगल 45 डिग्री लेके चलते हैं हम, 45 डिग्री पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इसके ऊपर और डिटेल चर्चा करेंगे इससे आगे। अभी ESWL का मतलब समझो। इस तरह से लोड डिस्पर्स होगा। तो मान लो यहां पर मैं कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं, सॉइल के नीचे कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लिया जो कि एक पर्टिकुलर डेप्थ पर है, एक पर्टिकुलर डेप्थ पर है। लेट्स सपोज कि वो डेप्थ जो है यहां से है, दिस डेप्थ इज Z। तो इस पर्टिकुलर डेप्थ पे जो वो लोडिंग कॉम्बिनेशन के कारण, कौन से दो लोडिंग, ये लोड एक टायर पे P, दूसरे टायर पे P, ये एक लोड कॉम्बिनेशन। इस लोड कॉम्बिनेशन के कारण इस पर्टिकुलर डेप्थ पे कुछ ना कुछ इफेक्ट आ रही होगी। वो क्या इफेक्ट आ रही होगी? इफेक्ट कहने का मतलब, जब भी मैं इफेक्ट बोलूं, सोचना जैसे कि स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, डिफ्लेक्शन हो गए, ये सारी चीजें, दीज आर द इफेक्ट। ठीक है, तो कुछ ना कुछ इफेक्ट आ रही होगी। ओके, लेट्स सपोज वो इफेक्ट मैं स्ट्रेस के टर्म्स में लेके चलता हूं। लेट्स सपोज कि यहां पे जो स्ट्रेस है इट इज सिग्मा जेड। अब ये जो सिग्मा जेड स्ट्रेस इस पर्टिकुलर डेप्थ पे, कितने डेप्थ पे, जेड डेप्थ पे आ रही है ड्यू टू दी अप्लाइड लोडिंग। कौन सा? जो दो अलग अलग टायर के ऊपर है, वहां पे ऊपर, कहां पर, रोड के ऊपर। रोड के ऊपर जो टायर में दो लोडिंग अप्लाइड है, वो लोड जो नीचे आ रही है उसके कारण कुछ ना कुछ इफेक्ट डेवलप होगा। तो कोई एक डेप्थ मैंने सॉइल के अंदर कंसीडर कर लिया, वहां पे उन लोडिंग के कारण किसी एक इफेक्ट पर मैं एनालिसिस कर रहा हूं, उस किसी एक सॉरी किसी एक इफेक्ट के बारे में सोच रहा हूं। तो लेट्स सपोज वो इफेक्ट है मेरा स्ट्रेस। समझ गया बात को? ठीक है। अब ESWL का क्या मतलब होता है, उसका नाम देखो, इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड। इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड इज योर ESWL। ये पे पहला वाला केस में यहां पर दो व्हील सिस्टम थी क्या? मैं ये सोच रहा हूं कि इन दो व्हील सिस्टम को हटाकर मैं क्या करूं, एक सिंगल व्हील को लगाऊं रोड के ऊपर, एंड सिंगल व्हील को लगाऊं और ये करने का कोशिश करूं कि एट सेम पर्टिकुलर डेप्थ, मतलब डेप्थ आपका रोड से नीचे कितना डेप्थ है, डेप्थ इज योर सेम जेड, एट सेम पर्टिकुलर डेप्थ जेड। हमको क्या चेक करना है, मैं ये सोच रहा हूं कि एट सेम पर्टिकुलर डेप्थ सेम इफेक्ट प्रोड्यूस हो पाए। मतलब ये जो स्ट्रेस यहां पे प्रोड्यूस हो रही थी ड्यू टू कंबाइंड लोडिंग P प्लस P, समझ रहे हैं, एट ए पर्टिकुलर डेप्थ जेड, मैं अब ये सोच रहा हूं कि एक सिंगल व्हील लेता हूं, उस पर कुछ लोड ऐसा लगाऊं, एक सिंगल व्हील लूं, उस पर लोड कुछ ऐसा लगाऊं कि एट सेम पर्टिकुलर डेप्थ सेम इफेक्ट मेरा प्रोड्यूस हो पाए। एट सेम पर्टिकुलर डेप्थ सेम इफेक्ट मेरा प्रोड्यूस हो पाए। मतलब ये जो डुअल व्हील असेंबली के कारण एट ए पर्टिकुलर डेप्थ जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रही थी, फॉर एग्जांपल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही है या स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है, जितना भी मैग्नीट्यूड का प्रोड्यूस हो रही है, एट दैट पर्टिकुलर डेप्थ ओनली सेम इफेक्ट आपका प्रोड्यूस हो पाए। ओके, व्हेन यू आर अप्लाइंग ए लोड ऑन ए सिंगल व्हील, तो वो जो लोड आप अप्लाई कर रहे हो ऑन द सिंगल व्हील, दैट लोड इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज ESWL। उसी को हम ESWL कहते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब ये डुअल व्हील असेंबली को हमको एक सिंगल व्हील सिस्टम में कन्वर्ट करना है और एक इक्विवेलेंट लोडिंग फाइंड आउट करनी है। और ये इक्विवेलेंट लोडिंग फाइंड आउट करने के लिए हम क्या, एक कंडीशन तो लेके चलेंगे। अब वो कंडीशन हम क्या लेके चल रहे हैं कि ये डुअल व्हील असेंबली के कारण सॉइल के अंदर किसी एक पर्टिकुलर डेप्थ पे जो इफेक्ट आ रही थी, उस इफेक्ट को बराबर करना है। दैट इफेक्ट इज सेम एंड एट ए पर्टिकुलर डेप्थ, एंड द पर्टिकुलर डेप्थ जो मैं यहां पे कह रहा हूं, इस बात को आप समझिए।
मैं ये इसलिए कह रहा हूं, आपने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन विद इन सॉइल ड्यू टू अप्लाइड लोडिंग, बहुत तरह की थ्योरी, बोजिंगनेस थ्योरी, वेस्टरगार्ड थ्योरी, बहुत तरह के थ्योरीज आपने पढ़ा है कि नहीं? ठीक है, तो वहां पे आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे आपका डेप्थ चेंज होता है, जैसे जैसे आपका डेप्थ चेंज होगा, ये जो लोडिंग है अप्लाइड लोडिंग, इसकी भी मैग्नीट्यूड चेंज होते चलेगी। मतलब ESWL जो है ना, ये डेप्थ के ऊपर डिपेंड करेगा। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड ऑन योर डेप्थ, प्योरली ऑन डेप्थ। आप डेप्थ बदल दोगे, ESWL का मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। आप डेप्थ बदल दोगे, ESWL का मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करके चलिएगा कि ESWL डिपेंड्स ऑन द डेप्थ। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, यहां पे डुअल व्हील असेंबली सिस्टम को हम रिप्लेस कर रहे हैं एक सिंगल व्हील सिस्टम से। डुअल व्हील पे जो कंबाइंड एक लोडिंग है, एक व्हील पे P, दूसरे व्हील पे P, उस लोडिंग के कारण रोड के ऊपर, रोड के मटेरियल के अंदर कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगी। तो मैंने एक पर्टिकुलर डेप्थ को कंसीडर किया। पर्टिकुलर डेप्थ को कंसीडर करने के बाद मैं उस पर्टिकुलर डेप्थ पे उस डुअल व्हील असेंबली के कारण जो इफेक्ट आ रही है, ये इफेक्ट कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेस, स्ट्रेन, एनीथिंग, जो मेरा कंसर्न है, जो मैं निकालना चाहता हूं, कुछ भी हो सकता है। जो इफेक्ट आई है ना, वो सेम इफेक्ट हमें मिले जब हम एक सिंगल व्हील सिस्टम पे मतलब एनालिसिस कर रहे हैं, तो उस सिंगल व्हील पे कितना लोडिंग होना चाहिए, हमें वो सेम इफेक्ट मिले सेम डेप्थ पर। ठीक है, अगर रोड के ऊपर एक सिंगल व्हील है तो मैं ये डुअल व्हील सिस्टम को वो उस सिंगल व्हील सिस्टम से मेरे को रिप्लेस करना है, तो उस पर मैं कितना लोडिंग लगाऊं कि मुझे सेम डेप्थ पर सेम इफेक्ट मिले। समझ रहे हो? तो वो जो लोडिंग आप कैलकुलेट करके निकालोगे उसे हम ESWL कहेंगे। तो यहां पे ESWL को निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वी आर इक्वलाइजिंग, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक से लिखेंगे। वी आर इक्वलाइजिंग द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड, द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड। बात समझ में आई? एक बेसिक तो डेवलप होते चल रहा है। तो ESWL क्या है? वो लोड है जो सिंगल व्हील पे आप अप्लाई करोगे। ठीक है, तो वो लोड है ESWL। तो मेरे को ये बताओ, ESWL हमेशा कहां पर एक्ट कर रहा है? रोड सरफेस के ऊपर एक्ट कर रहा है। ये क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में। बहुत लोगों को लगता है कि ESWL शायद यहां पर एक्ट कर रहा है या फिर यहां पर, तो ऐसा नहीं है। ESWL हमेशा आपके टॉप में ही है। ऑलवेज ESWL इज ऑन योर पेवमेंट सरफेस। जैसा ये दो लोड है वैसे ही ESWL है, जो कि एक सिंगल व्हील सिस्टम पे लग रही है। आप बस इन दो लोडिंग को रिप्लेस करके उस सिंगल व्हील सिस्टम पे एक लोड अप्लाई करने का कोशिश कर रहे हो, जिस कारण से जिसका इफेक्ट एट ए पर्टिकुलर डेप्थ सेम है। समझ में आ रहा है? तो वो लोडिंग हमको फाइंड आउट करनी है, दैट इज ESWL। इसको करने के लिए एक मैकेनिज्म है, एक सिस्टम है, एक एनालिसिस मैं अभी करूंगा, एक डायग्राम बनाऊंगा। ये तो समझाने के लिए बस मैंने लिया था ये डायग्राम। अब मैं डिटेल एनालिसिस करूंगा इसके ऊपर। ठीक है, तो मैं जो शुरू करूंगा एनालिसिस अपना, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, ध्यान से सोचना। ये वाला जो पार्ट, जो फोकस एरिया मैंने आपको अभी बताया, इसको मैं जूम करूंगा, इसका एक बड़ा फोटो बनाऊंगा, इसी फोकस एरिया का, समझ रहे हो, इसी फोकस एरिया का एक बड़ा फोटो बनाऊंगा। तो चलिए उसको बनाने का कोशिश करता हूं। उस फोकस एरिया का एक बड़ा फोटो किधर बना दूं? इस पर बना देता हूं। यहां पर मेरा कलम अच्छा चलेगा, डायग्राम भी नीट एंड क्लीन बनेगी। चलिए देखिए, ये है आपका पेवमेंट सरफेस। ये क्या है आपका? पेवमेंट सरफेस। इसके ऊपर हम टायर को ले लेते हैं। डायग्राम आराम से बनाइए क्योंकि इंपॉर्टेंट डायग्राम है, समझ समझ के बनाइए। टायर को मैं ब्लू कलर से दिखाता हूं। चलो, यहां पे मैंने दो टायर ले लिए।
ठीक है, अब बात सुनना मेरी, ये जो दो टायर है इनके बीच का जो क्लियर स्पेसिंग है, ये है इसके बीच का क्लियर स्पेसिंग। ये दो टायर मतलब एक ही साइड पे है। मैंने जैसे बोला, मैं एक ही साइड वाला दो टायर को जूम करके उसका जूम वाला फोटो बना रहा हूं, ठीक है। इनके बीच का क्लियर स्पेसिंग है, इसको हम कहेंगे डी। इन दो टायर के बीच का सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, यहां से लेके यहां तक, इसको मैं कहूंगा एस। इसको मैं कहूंगा एस। दिस इज योर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन द बोथ द टायर्स। नाउ ये जो टायर्स है इसके ऊपर देखिए, ये लोड ले लीजिए P, इस वाले टायर के ऊपर भी लोड लग रहा है P। ये जो चीज है ये आपका क्या है, पेवमेंट सरफेस। ये क्या है आपका, दिस इज योर पेवमेंट सरफेस। अब अपने को क्या करना है, यहां पे लोड डिस्पर्सन में अभी आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा देखिएगा। लोड डिस्पर्सन, कौन सा कलर, कस्टमाइज पेन ले लेते हैं। तो देखिए, हम ये मान के चलते हैं कि जो मेरा लोड डिस्ट्रीब्यूशन है वो 45 डिग्री के एंगल पे हो रहा है। ओके, ये है आपका लोड का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये एंगल जो है, ये जो बना रही है, दिस इज योर 45 डिग्री, 45 डिग्री। ना ये वाला जो टायर है, लेट्स सपोज इसका नाम दे देता हूं, दिस इज योर टायर ए एंड दिस इज योर टायर बी। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको चार ऐसे पॉइंट के बारे में बताऊंगा जिस पे गौर करना। ये मान लो दिस इज योर पॉइंट नंबर 1, दिस इज, यहां पे कोई एक पॉइंट नंबर 2 है, इधर कोई एक पॉइंट नंबर 3 है, इधर कोई एक पॉइंट नंबर 4 है, इधर कोई एक पॉइंट नंबर 5 है। 5 ऐसे पॉइंट्स हैं। चलिए 5 ऐसे पॉइंट्स हैं। अब ये जो पॉइंट्स मैंने लिया है, ठीक है, ये कहां पे लिया है, पेवमेंट सरफेस के नीचे, मतलब जमीन में, मतलब रोड के नीचे। ये सबग्रेड में हो सकता है, कहीं पर भी ये पॉइंट्स हो सकते हैं। अब मेरे को बताओ, यहां पे आपके पास दो टायर है। सोचना, समझिएगा बात को। ये डायग्राम आपने अगर समझ लिया, ESWL चुटकी में निकल जाएगा। सारा कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। अब समझना बात को। यहां पे मेरे पास दो टायर है, टायर ए, टायर बी, ठीक है। टायर ए का अपना एक लोड डिस्ट्रीब्यूशन है 45 डिग्री, 45 डिग्री। टायर बी का अपना एक लोड डिस्ट्रीब्यूशन है 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो पहले टायर ए पे फोकस करो। मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको दिखाया है, दिस पॉइंट, ठीक है, इज अफेक्टेड बाय लोडिंग ऑन विच टायर। मैं अगर आपसे पूछूं कि जो पॉइंट नंबर 2 है, दिस पॉइंट इज अफेक्टेड बाय लोडिंग ऑन विच टायर। सिमिलरली 3, 4, 5 इन पॉइंट्स के लिए मुझे ये बताना है कि कौन से टायर के ऊपर जो लोड है जिसके कारण से ये पॉइंट्स इफेक्ट हो रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 1 पे अगर बात करें तो देखिए, पॉइंट नंबर 1 कौन से टायर के ऊपर लोडिंग के कारण इफेक्ट होगा, टायर ए, आपको लगेगा, लेकिन वो गलत है। क्यों? टायर ए का जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन एंगल था वो 45 डिग्री है, ऐसा। तो पॉइंट नंबर 1 जो मैंने लिया है वो लोड डिस्ट्रीब्यूशन के बाहर लिया है, मतलब टायर ए का जो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, उसके बाहर है वो पॉइंट नंबर 1। तो अगर पॉइंट नंबर 1 लोड डिस्ट्रीब्यूशन के बाहर है तो उस पर किसी का इफेक्ट नहीं है, मतलब ना टायर ए का लोडिंग पे, ना टायर बी के लोडिंग के कारण, किसी भी टायर के ऊपर जो लोड है उसके कारण इफेक्टेड नहीं है ये पॉइंट नंबर 1। सिमिलरली पॉइंट नंबर 5, क्योंकि ये लोड डिस्ट्रीब्यूशन के बाहर है, समझ रहे हो, इसलिए ये पॉइंट्स फ्री है, इस पर किसी भी तरह का टायर का इंफ्लुएंस नहीं है। सो इस पे किसी भी तरह का टायर का इंफ्लुएंस नहीं है।
अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। अब देख रहे हैं पॉइंट नंबर 2 जो है, इट इज विद इन द लोड डिस्पर्सन ऑफ टायर ए। टायर ए के ऊपर जो लोड है वो जब डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ना, उसके रीजन में आ रहा है पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 2 इज अफेक्टेड बाय लोडिंग ऑन टायर ए। सिमिलरली पॉइंट नंबर 4 का अगर बात करूं, ये जो पॉइंट नंबर 4 है, इट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय लोडिंग ऑन टायर बी। पॉइंट नंबर 3 जो है बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इट इज अफेक्टेड बाय लोडिंग ऑन बोथ दी टायर, क्योंकि ये कंबाइंड रीजन है कि नहीं, कंबाइंड रीजन है। देखिए, लोड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट ए एंड लोड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टायर बी, टायर ए एंड टायर बी दोनों का लोड डिस्ट्रीब्यूशन रीजन में एक कॉमन जोन फंस जाता है, दैट इज योर, जिसमें आपका पॉइंट मैंने पॉइंट नंबर 3 कंसिडर कर रखा है। सो यहां से अब इन दोनों को भी इरेज कर देता हूं, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 4, इसका भी हमको अभी कोई मतलब नहीं है। अब मेरा फोकस एरिया हो गया पॉइंट नंबर 3। तो चलिए अब इस चीज को, ये लोड डिस्ट्रीब्यूशन समझ गए, डिफरेंट पॉइंट्स के बारे में समझ गए, किस रीजन में किस टायर का इफेक्ट है ये समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट थी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। अब ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पर मेरा कंसर्न है, क्योंकि ये पॉइंट इज अफेक्टेड बाय बोथ दी टायर्स, लोडिंग ऑन बोथ दी टायर्स। तो हमको चूंकि इक्विवेलेंट लोड निकालना है, तो हमें एक ऐसा कॉमन एरिया पता चाहिए, मतलब हमको ऐसा एक कॉमन एरिया मालूम होना चाहिए जिस पॉइंट पे दोनों ही टायर के लोडिंग के कारण इफेक्ट आ रही हो, है ना। तो वो पॉइंट है आपका ये वाला पॉइंट। लेट्स सपोज इस पॉइंट को मैं कह देता हूं, दिस पॉइंट इज योर पॉइंट जेड। अब ये जो पॉइंट जेड है, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज एट ए पर्टिकुलर डेप्थ जेड फ्रॉम द पेवमेंट। ये एक पर्टिकुलर डेप्थ जेड डेप्थ पे ये पॉइंट जेड है, ठीक है। जेड डेप्थ के ऊपर ये पॉइंट जेड है, या फिर ऐसा लिखो कि ये पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट ए जो कि एक पर्टिकुलर डेप्थ जेड पर है। और यहां पर कोई एक स्ट्रेस, मान लीजिए स्ट्रेस हम जो लेके चलेंगे अपने एग्जांपल में, लेट्स सपोज स्ट्रेस का बात करें, स्ट्रेस ज्यादा सभी को समझ में आता है। तो यहां पर जो स्ट्रेस है, इसकी जो वैल्यू है स्ट्रेस एट जेड डेप्थ, सिग्मा जेड में लिख के चलता हूं, स्ट्रेस एट जेड डेप्थ, जिसको मैं कह रहा हूं सिग्मा जेड। क्लियर है, ठीक है, ये पॉइंट का मतलब समझ गए, ओके। अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है यहां पर, जहां पर मैं अभी शेडिंग कर रहा हूं, कलर चेंज कर देता हूं पेन का, अच्छे से समझिए, आराम से समझिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, मुझे भी कहीं नहीं जाना अभी। ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का अगर मैं डेप्थ आपसे पूछूं, डेप्थ कितना होगा, इस पॉइंट का डेप्थ कितना होगा, तो आप बता पाओगे? कहां से? यहां से। तो देखिए ये हम इजीली बता पाएंगे, क्योंकि देखिए इसके ऊपर जो ट्रायंगल है, इसमें देखिए लोड डिस्ट्रीब्यूशन ये वाला कितना एंगल पे हो रहा है, 45 डिग्री पे हो रहा है, ये 45 डिग्री पे ये भी हो रहा है, ठीक है। और दोनों टायर के बीच का जो क्लियर स्पेसिंग है वो कितना है, डी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, जस्ट ए मिनट, लेट मी टेक थिन पेन, बहुत पतला कलम। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये आधा और ये आधा, ठीक है। यहां पे थोड़ा ये लेंथ इधर उधर दिख रहा होगा, लेकिन ये कितना होगा, d/2। ये कितना होगा, d/2। एंगल इज योर 45 डिग्री, तो परपेंडिकुलर एंगल क्या होगा, अगेन दिस डेप्थ विल बी सेम, d/2। सॉरी, परपेंडिकुलर डेप्थ, एंगल बोल रहा हूं, परपेंडिकुलर डेप्थ, क्योंकि एंगल 45 डिग्री है, तो एक 45 डिग्री है, तो कहने का मतलब है ऐसा, देखो ऐसा कुछ सिस्टम है ना, ये 45 डिग्री, तो 45 डिग्री के केस में क्या होता है, मतलब ये भी आपका 1 है, ये भी आपका 1 है, tan 45 डिग्री इक्वल टू 1। अगर tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 है, मतलब tan 45 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, p/b। तो p/b का जो रेशियो है ये 1 होना चाहिए, तो जितना p होगा उतना ही b होगा। समझ गए बात को, बात समझ में आई, ठीक है। तो ये डेप्थ आपने बता दिया, दिस डेप्थ इज d/2। अब मैं ये एक डेप्थ और कंसिडर करूंगा, उस डेप्थ को मैं कहूंगा, लेट मी चेंज दी कलर, पेन का थोड़ा मोटाई,
चेंज कर देते हैं। मैं और एक डेप्थ कंसिडर कर रहा हूं, एकदम लास्ट वाला, ये डेप्थ, ये वाला वो डेप्थ है जहां तक हम ये मान के चलते हैं कि जो इन्फ्लुएंस है वो आपको अभी पता चलेगा। लेट्स सपोज ये एक डेप्थ मैं कंसिडर करके चल रहा हूं, दिस इज योर, ये ग्रीन वाला, ये जो डेप्थ है ये डेप्थ मैं कंसिडर कर रहा हूं 2 टाइम्स s। मैं यहां से बनाता हूं, कहां से बना दे, यहां से दिखा देता हूं, यहां से देखिए, दिस डेप्थ इज योर 2 टाइम्स s, 2 into s। s क्या है, s is the clear spacing between s is the center to center spacing between the both the tire, वो है s। ठीक है, तो 2 into s इसको मैंने कंसिडर कर लिया, वो वाला डेप्थ। अब ये जो रीजन है इसको मैं शेड कर देता हूं, क्योंकि यही रीजन हमारा इंपॉर्टेंट था। कौन सा, ये कॉमन वाला, इस रीजन को मैंने शेड कर दिया। ठीक है, अब ESWL के डेफिनेशन पे जाओ। ESWL के बारे में मैंने क्या बोला था कि ESWL इज दैट लोड which is applied on a single wheel system। ESWL क्या है, it is that load which is applied on a single wheel system which produces the same effect at same depth replacing the dual wheel assembly। यही है, समझ में आ रहा है। तो इसी डेफिनेशन को अगर हम क्या करें, बनाएं, इसी के बगल में बनाता हूं, ठीक है, एक इसका एनालॉजी डायग्राम। अब ESWL निकालने के लिए तो देखिए, पेवमेंट पहले बना दिया मैंने, दिस इज माई पेवमेंट। अब इस पेवमेंट के ऊपर एक मैं लोड एक चक्का लूंगा पहले, इस पेवमेंट के ऊपर एक मैंने व्हील ले लिया, दिस इज द व्हील। इस व्हील के ऊपर एक लोडिंग ऐसा लगाना है मुझे जिसको मैं कहता हूं P डैश, जो कि इन दोनों लोड को रिप्लेस करे, ताकि एट सेम डेप्थ, ठीक है, एट सेम डेप्थ। तो यहां पे डेप्थ क्या है, ये वाला हम पॉइंट ए है ना, एट सेम डेप्थ हम ये पॉइंट ए को कंसिडर करते हुए चल रहे हैं, तो ये पॉइंट ए मान लो, दिस इज पॉइंट ए। एट सेम डेप्थ, पॉइंट ए कितने डेप्थ पर है, एट सम डेप्थ जेड, एट सेम डेप्थ प्रोड्यूसेस सेम इफेक्ट। सेम इफेक्ट जैसे कि हम सिग्मा जेड के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां पे आपका इफेक्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ESWL कहां लग रहा है, ESWL वहीं ऊपर लग रहा है, टॉप पे। ओके, आप ऐसा कभी मत सोचना कि ESWL कहीं सॉइल के नीचे है, अंदर है, ऐसा कुछ नहीं। ESWL पहिए पर है, रोड के ऊपर है, दिस इज योर ESWL। समझ में आ रहा है। हमको बेसिकली करना क्या है, जो इफेक्ट है उसको सेम करना, उसको कॉमन करना है, तो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करवानी है। समझ में आ रहा है। तो लेट्स सपोज जैसे कि मैं यहां पे बात कर रहा हूं, एट जेड डेप्थ आपका इफेक्ट है सिग्मा जेड, तो वो सेम इफेक्ट जेड डेप्थ ड्यू टू दैट, मतलब दो लोडिंग ऑन दी सरफेस, उसके कारण जो इफेक्ट है वो सिग्मा जेड है। तो उसको मैं रिप्लेस कर रहा हूं बाय ए सिंगल व्हील, मतलब एक लोड ऑन ए सिंगल व्हील, जिसके कारण सेम इफेक्ट होगा। तो वो लोड कितना है ये हमको पता लगाना है, दैट इज योर ESWL। अब ये डेप्थ को हटा के, ये जो जेड डेप्थ मैंने कंसिडर किया है इसको हटा दिया मैंने, मान लो इसको हटा दिया, और मैं कोई अदर डेप्थ कंसिडर कर रहा हूं। अब सुनना ध्यान से, मैं कोई अदर डेप्थ, लेट्स सपोज ये वाला डेप्थ मैं कंसिडर कर लिया। अब मैं आपसे ये डेप्थ पे पूछूंगा, लेट्स सपोज ये डेप्थ है जेड डैश, ठीक है, ये जो डेप्थ है इसको मैं कहता हूं जेड डैश। तो इस पर्टिकुलर डेप्थ पे क्या अभी ESWL जो आपने पहले जेड डेप्थ पे कैलकुलेट किया था, ठीक है, जो आपने कैलकुलेट किया था P डैश, तो अगर मैं जेड डैश डेप्थ पे कंसिडर करूं, मतलब डेप्थ अगर चेंज होगा तो क्या ESWL अभी भी P डैश रहेगी? नहीं रहेगी, वो लोड चेंज हो जाएगी, वो ESWL का वैल्यू चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है, वो वैल्यू चेंज हो जाएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि ESWL जो है ना, ये डेप्थ के ऊपर डिपेंड कर रहा है,
वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? डेप्थ के ऊपर। मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, मैं बता रहा हूं, बहुत सारे आप लोग पढ़ रहे सोचेंगे, मैंने बोला कि एट जेड डेप्थ हमको एक कोई पैरामीटर है, स्ट्रेस फंक्शन है, स्ट्रेस स्ट्रेन डिफ्लेक्शन वगैरह, वो जो इफेक्ट है ड्यू टू दिस कंबाइंड लोडिंग, उसको रिप्लेस करना है एक सिंगल टायर पे एक ऐसा लोड लगा के जिसके कारण से जो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही हो। हाँ, तो फटाक से आपके दिमाग में आएगा, वो लोड तो P प्लस P 2P है, ये P दोनों को ऐड कर दोगे P डैश इक्वल टू 2P। नो, गलत है, समझ गए? दैट इज रॉन्ग, वो नहीं होगा। इसको एक कैलकुलेट करने का एक तरीका है जिसको यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं ये वाला सिस्टम कि ESWL जो है ये डेप्थ के ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द डेप्थ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, डेप्थ जैसे जैसे चेंज होगा आपका ESWL जो आप रोड मतलब सिंगल व्हील पे वो लोडिंग निकालने की कोशिश कर रहे हो, इसकी वैल्यू चेंज होती चलेगी। डेप्थ जैसे जैसे आपका कम होगा ESWL का मैग्नीट्यूड कम होते चलेगा, एंड डेप्थ जैसे जैसे बढ़ेगा ESWL का वैल्यू बढ़ते चलेगा। इस तरह का कुछ रिलेशनशिप है। ठीक है, अभी चल के मैं आपको एक डायग्राम बताऊंगा, वहां से ये सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। तो अभी होप कि आपने इस डायग्राम को समझ लिया है और ESWL क्या है उसको पहचान लिया है। ESWL क्या है, तो यहां पे अगर मैं अभी एक संक्षेप में बता दूं शॉर्ट फॉर्म में, एक्चुअली मेरे को चैन नहीं आता है जब तक मैं खुद पूरा कंप्लीटली आपको चीजें बता नहीं दूं। मतलब ये जो डुअल व्हील असेंबली था, इस पे जो लोडिंग PP लग रहा है, इसके कारण एक पर्टिकुलर डेप्थ मैंने कंसिडर किया, वहां पे कोई एक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रही है, तो वो इफेक्ट को सेम किया है ना, और तो वो इफेक्ट को सेम मतलब वो सेम इफेक्ट हमको प्रोड्यूस कराना है बाय ए सिंगल व्हील, तो उस सिंगल व्हील पे लोडिंग क्या होना चाहिए, दैट इज योर ESWL। समझ में आ रहा है? ये डेप्थ के साथ वेरी करता है, डेप्थ कम होगी तो ESWL का वैल्यू कम होता है, डेप्थ ज्यादा होगा तो ESWL का वैल्यू ज्यादा होता है। मतलब जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा, सोचो ना, इमेजिन करो, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा, वहां पे तो 2 टायर है, ठीक है, वहां पे 2 टायर है, यहाँ पे सिंगल टायर ही है, सिंगल टायर पे लोड कितना है वो निकालना है फॉर द सेम इफेक्ट एट सेम डेप्थ। तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा तो ये लोडिंग का वैल्यू बढ़ाना होगा ताकि सेम इफेक्ट प्रोड्यूस हो पाए, सेम स्ट्रेस प्रोड्यूस हो पाए। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है, सारे लॉजिक से, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सब बातें आपसे पूछेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, डायग्राम बना लीजिए, समझ देता हूं, अच्छे से बनाइए, साफ साफ, यही डायग्राम इंपॉर्टेंट है। इन डेप्थ को अच्छे से दिखाइएगा। कौन से डेप्थ को? ये जो 2S डेप्थ मैंने अभी आपको बताया, 2S डेप्थ कहां से कहां तक है? पेवमेंट के बॉटम से लेके यहां तक। ठीक है, ये एक डेप्थ मैंने 2S कंसिडर किया, यहाँ पे 2 डेप्थ मैंने कंसिडर किया, एक तो 2S डेप्थ और एक वो वाला पॉइंट जो D/2 डेप्थ पे है, वो वाला डेप्थ। ये डायग्राम को अच्छे से बनाइए। दूसरा, इसी के बगल में बनाइए आप ये एनालॉजी डायग्राम, इसी के बगल में आप ये एनालॉजी डायग्राम को बनाइए। ठीक है, तब अच्छे से समझ में आएगा। यहां पे लिख दीजिए कि आवर इंटेंशन इज टू प्रोड्यूस सेम इफेक्ट। हम क्या चेक कर रहे हैं? सेम इफेक्ट, सेम इफेक्ट। ठीक है, ESWL हमेशा रोड के सरफेस के ऊपर होगा, वो लोडिंग है, ओके, टायर पे लग रही है सिंगल व्हील पे। सेम इफेक्ट, सेम इफेक्ट कहने का मतलब है जो भी पैरामीटर आप कंसिडर करो, चाहे वो स्ट्रेस हो, स्ट्रेन हो, डिफ्लेक्शन हो, जो भी आप कंसिडर कर रहे हो, जो पॉइंट A पर आ रही है ड्यू टू दिस कंबाइंड लोडिंग सिस्टम या फिर डुअल व्हील असेंबली सिस्टम, वो सेम आपको उसी पर्टिकुलर डेप्थ पे मिले, सेम इफेक्ट व्हेन यू आर कंसिडरिंग ए सिंगल व्हील। ठीक है, तो वो लोड कितना होना चाहिए वहां पे, दैट इज योर ESWL। क्लियर है? ठीक है, डायग्राम बना लिया है। चलिए अब एक डायग्राम आपको मैं बताता हूं, एक ऑब्जर्वेशन, एक ग्राफ है। ये ग्राफ आई होप कि मैं इसी वाले सिस्टम पे बनाता हूं ताकि क्लियर अच्छे से डायग्राम बन पाएगा। रुकिए,
अच्छे से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। y एक्सिस, z एक्सिस। y एक्सिस के अलॉन्ग मैं रिप्रेजेंट करूंगा log 10 बेस ESWL को। x एक्सिस के अलॉन्ग मैं रिप्रेजेंट करूंगा log 10 बेस डेप्थ को। ठीक है, अब देखिए पहला पॉइंट, ये डेप्थ वाला पॉइंट, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं log 10 बेस डेप्थ जो है मेरा d/2। दूसरा मैं पॉइंट कंसिडर करूंगा यहां पर, इसको मैं लिखूंगा log 10 बेस डेप्थ जो मेरा है 2 इंटू एस। d/2 डेप्थ क्या है, 2 इंटू एस डेप्थ क्या है, डायग्राम में आपको मैंने बता दिया। ठीक है, ये सब चीज मैंने डायग्राम में बता दिया। अब देखिए y एक्सिस के अलॉन्ग मैं एक पहला पॉइंट कंसिडर कर रहा हूं, इसको मैं कह रहा हूं log 10 बेस ESWL। तो देखिए ESWL का सिग्निफिकेंस देखिए, ये माना जा रहा है कि एट d/2 डेप्थ जो ESWL की वैल्यू है उसकी मैग्नीट्यूड होगी P। एट d/2 डेप्थ या उससे कम, d/2 डेप्थ पे या फिर उससे कम डेप्थ पे, मतलब d/2 से कम पे जो ESWL की मैग्नीट्यूड होगी वो होगी आपकी P। तो यहां log 10 बेस P। अब तो ये डायग्राम आपका क्या बन जाएगा, ये कुछ इस तरह से ये आ जाएगी ग्राफिक, मतलब d/2 डेप्थ है ना पे आपका ESWL का वैल्यू क्या है P। d/2 डेप्थ से कम मतलब ऊपर जाओगे तो ESWL का वैल्यू क्या होगा, वही सेम रहेगा P। ये वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब log 2s डेप्थ पे अगर बात करूं तो यहां पे ये ऑब्जर्वेशन ये आपको ध्यान रखना होगा। log 2s डेप्थ पे कहा जाता है कि जो ESWL का वैल्यू है वो हो जाता है आपका log 10 2p। तो ये जो पॉइंट है, लेट्स सपोज ये पॉइंट यहां पे आ गई, तो ये लाइन यहां से ऐसे लीनियरली वेरी करता है, फिर उसके बाद ये लाइन यहां से लीनियरली वेरी करेगा, उसके बाद देखो ये वाले पॉइंट से, मतलब d/2 डेप्थ से, इस डायग्राम को समझना, इस ऑब्जर्वेशन को समझना बहुत जरूरी है। d/2 डेप्थ से लेके 2s डेप्थ तक ESWL आपका वेरी कर रहा है, और वेरी करते 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 वो इंक्रीज कर रहा है, बेसिकली इंक्रीज करते 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 जब 2s डेप्थ पे जा रहे हो तो ESWL की वैल्यू वो हो जा रही है 2p के बराबर। ESWL की वैल्यू कितने हो जा रही है, 2p के बराबर। किस डेप्थ पे, 2s डेप्थ पे। 2s से अगर डेप्थ आपका कम है, मतलब 2s से अब अगर ऊपर आओगे उस रेंज में आपका ESWL वेरी कर रहा है, फिर 2s डेप्थ के बाद फिर कांस्टेंट हो जा रही है। 2s से कितना भी डेप्थ पे चले जाओ ESWL का वैल्यू हमेशा कितना लेना है, 2 टाइम्स p टू प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट। जो डुअल व्हील असेंबली था, जो डायग्राम आप देखो, डुअल व्हील असेंबली था, सिंगल व्हील असेंबली से रिप्लेस किया, तो 2s डेप्थ के बाद अगर आपको सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करना है किसी भी पर्टिकुलर डेप्थ पे, तो ESWL का वैल्यू दैट इज लोड ऑन दैट सिंगल व्हील कितना होगा, 2 टाइम्स p। समझ गए। सिमिलरली d/2 डेप्थ का अगर बात करें तो d/2 से कम डेप्थ है या फिर d/2 के बराबर का डेप्थ है, ओके, तो इस केस में ESWL का वैल्यू क्या होगा, p। जो वेरिएशन है ESWL में वो बेसिकली किस रेंज में वेरिएशन कर रहा है, फ्रॉम d/2 डेप्थ से
2s डेप्थ तक, और इसी रेंज में हमने एक डेप्थ और कंसिडर किया था हमारा, वो मैंने क्या कंसिडर किया था, डेप्थ जेड, है ना, या फिर पॉइंट ए मैंने कंसिडर किया था, उसको मैं कह रहा हूं डेप्थ जेड। ओके, डेप्थ जेड कंसिडर किया था, इसी रेंज में होता है dy2 से अधिक और 2s से कम पे एक पॉइंट मैंने कंसिडर किया था, पॉइंट ए, जहां पे मैंने डेप्थ जेड आपको दिखाया था। तो इसको मैं लिखता हूं log 10 जेड, दिस इज द अननोन डेप्थ, और ये किस कौन कौन से डेप्थ के बीच में है, log 10 dy2 सॉरी dy2 डेप्थ और 2s डेप्थ के बीच का वो डेप्थ। अब ये इस जोन में अगर आपसे पूछ देगा कि ESWL का वैल्यू बताओ, ठीक है, इस रीजन में आपको पूछ देगा ESWL का वैल्यू बताओ, या फिर इस डेप्थ जेड पे, तो ESWL की वैल्यू कितना हो जाएगी, ये वाला, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, log 10 बेस ESWL। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अब इस पूरे डायग्राम में देखो आपको सब डेटा गिवन है, P गिवन है, P गिवन है तो 2P निकाल लेंगे, dy2 गिवन होगा या फिर D गिवन होगा तो dy2 निकाल लेंगे, S गिवन होगा तो 2S निकाल लेंगे, Z भी क्वेश्चन में गिवन होगा। आपको पूछेगा ESWL निकालने के लिए, तो देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ये वाला जो लाइन है यहां से यहां तक, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के स्लोप को इक्वल करके या फिर इंटरपोलेट करके हम ये ESWL का वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं, समझ में आ रहा है, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे, लेट्स सपोज ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं कहता हूं P, नहीं P तो ऐसे ही ले रहा है, इस पॉइंट को मैं कह देता हूं A, और इस पॉइंट को मैं कह देता हूं B, इस पॉइंट को कह देता हूं C। ओके, तो मैं ऐसा करता हूं, AB एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, इसका अपना एक स्लोप है, तो AB का स्लोप को मैं AC का स्लोप के बराबर कर दूंगा, क्योंकि स्लोप इज कांस्टेंट फॉर दिस स्ट्रेट लाइन, की नहीं, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहता है, स्लोप इज कांस्टेंट फॉर स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्लोप कांस्टेंट है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, एक फॉर्मूला अगर बनाऊं ESWL निकालने के लिए, तो देखिए यहां पे बगल में लिख रहा हूं, स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ AC कर दीजिए, तो स्लोप ऑफ AB लाइन कैसे लिखेंगे, देखिए log 10 बेस 2P माइनस log 10 बेस P डिवाइडेड बाई log 10 बेस 2S माइनस log 10 बेस डिवाइड 2, ये AB लाइन का स्लोप हो गया, बड़े वाले लाइन का, इक्वल टू स्लोप ऑफ AC लाइन। स्लोप ऑफ AC लाइन क्या हो जाएगा, log 10 बेस ESWL माइनस log 10 बेस, फिर क्या लेंगे हम, P ले लेते हैं, P तो है, ठीक है, डिवाइडेड बाई log 10 बेस Z माइनस log 10 बेस dy2। देखो ये इक्वेशन है, यहां से या फिर Z अननोन होगा या फिर ESWL अननोन होगा, दोनों में से किसी एक का वैल्यू पूछ रहा होगा और कुछ नहीं, या फिर 2P, कुछ भी, इसी इक्वेशन से जो भी पूछेगा इसी इक्वेशन से पूछेगा, कुछ भी निकाल दोगे क्या, अगर कंसेप्ट मालूम है जैसा भी सीख गए तो कुछ भी निकाल दोगे, कुछ भी पूछा वो भी निकाल दोगे, जो भी पूछेगा सब निकाल दोगे। मजा आ रहा है कॉन्सेप्ट डिकोडर में, मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एसएससी जेईई की बैच स्टार्ट हो गई है, आइए एनरोल करिए, डेडिकेटेड बैच है फॉर एसएससी जेईई ओनली, ये सब आएगा एग्जाम में आएगा, ठीक है, कन्वेंशनल में आएगा, ऑब्जेक्टिव में तो बहुत सारे बातें पूछेंगे जो एक्सप्लेन किया होगी। लिख लीजिए इसको, सिस्टम को, इसके बाद कुछ लिखवाता हूं, उसको लिखना है, लिख लीजिए।
तो कुछ कंक्लूजन लिखेंगे। आपने अभी देखा कि पहला केस, इफ डेप्थ इज लेस देन इक्वल टू d/2, अगर ये कंडीशन बन रही है तो ESWL की जो वैल्यू है ये कितना रहता है, P। देख लीजिए एक बार फिर से, जो आपका डेप्थ है वो d/2 या उससे कम मतलब इस तरफ आ रहे हो, इस डायरेक्शन में। ESWL की मैग्नीट्यूड जो है किसी भी पर्टिकुलर डेप्थ पे कितना है, P है कि नहीं। दूसरा कंडीशन, सेकेंड, इफ डेप्थ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2s, तो ESWL की जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जा रहा है, 2 टाइम्स P। डायग्राम को देख लीजिए। तीसरा केस, थोड़ा तबीयत खराब हो गया। इफ डेप्थ जो है आपका इज ग्रेटर देन d/2 एंड लेस देन 2 टाइम्स s, तो ESWL को हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट इट फ्रॉम द ग्राफ। बाय इंट्रापोलेशन मेथड। क्लियर है, ये जो स्लोप को इक्वेट करने वाला कॉन्सेप्ट है इसी को इंटरपोलेशन मेथड कहा जाता है। या फिर इसको आप सिमिलर ट्रायंगल वाला भी कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, ठीक है, जो भी आप समझें। सॉरी, तो ये लिख लीजिए, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ESWL का क्वेश्चन पूछेगा, निकाल देना है। एक क्वेश्चन मैं भी सॉल्व करवा ही देता हूं, चलो यहीं पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। देखिए, क्वेश्चन लिखने की जगह मैं डायरेक्ट डेटा लिखता हूं। डेटा जो क्वेश्चन में गिवन है वो गिवन है अच्छा, S इक्वल टू क्या था, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन टायर। इन सब चीजों को लिख लीजिए एक क्वेश्चन के माध्यम से। S इक्वल टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन टायर, तो क्वेश्चन में जो S की वैल्यू गिवन है ये गिवन है 270 मिलीमीटर। D क्या है, इट इज क्लियर स्पेसिंग बिटवीन टायर, क्लियर स्पेसिंग बिटवीन टायर। क्वेश्चन में जो D की वैल्यू गिवन है इट इज योर 1110 मीटर, सॉरी 1110 mm। ओके, क्वेश्चन में एक डुअल व्हील असेंबली गिवन है, एक डुअल व्हील असेंबली है, और इस डुअल व्हील असेंबली के ऊपर जो व्हील्स है, हर एक व्हील के ऊपर 2044 kg का लोड लग रहा है। ओके, डुअल व्हील असेंबली, ईच व्हील कैरिंग 20 खन्ना एंड जस्टो का क्वेश्चन है, 2044 kg ऑफ लोड। ओके, अब आपको 3 डेप्थ गिवन है क्वेश्चन में, 3 डेप्थ। Z1 इक्वल टू 15 mm, Z2 इक्वल टू 200 mm, Z3 इक्वल टू 550 mm। ये 3 डेप्थ आपको क्वेश्चन में गिवन है और आपसे पूछा है कि इन तीनों डेप्थ के करस्पॉन्डिंग ESWL बताओ।
डायरेक्टली यही पूछा है। इन तीनों डेप्थ के करस्पॉन्डिंग ESWL बताइए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो देखिए आपका जो P है, P का मैग्नीट्यूड, जो डुअल व्हील असेंबली पे जो लोड लग रहा है हर एक व्हील के ऊपर, ईच व्हील कैरिंग कितना क्वेश्चन में गिवन है 2044 kg। 2044 kg। तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट क्या क्या यूज होता है, एक तो P होता है, दूसरा क्या यूज होता है 2P वैल्यू का भी यूज होगा। तो 2P इक्वल टू कितना हो जाएगा 4088 kg। ठीक है, 2P इक्वल टू इतना हो जाएगा। अब देखो जेड के वैल्यूज को जेड के वैल्यूज को, तो सबसे पहले Z1 इक्वल टू कितना है 15 mm। अच्छा, जेड के वैल्यूज से अच्छा आप सबसे पहले पहला और एक कैलकुलेशन क्या करिए, D/2 और 2s का कैलकुलेशन कर लीजिए। तो D इक्वल टू कितना गिवन है 110 mm। तो D/2 इक्वल टू क्या होगा 55 mm। S इक्वल टू कितना गिवन है 270 mm। तो 2 इंटू एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 540 mm। क्लियर है? तो ये सिस्टम क्लियर हो गया। अब देखो, तो हमारा जो कंसर्न चीज था, जो हमारा इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड डेटा, वो D/2 है और दूसरा 2s डेप्थ है। अब देखिए, अब क्वेश्चन में जो डेप्थ गिवन है जिसके करस्पॉन्डिंग आपको ESWL निकालनी थी, Z1 डेप्थ, Z2 डेप्थ, Z3 डेप्थ। Z1 डेप्थ है 15 mm। तो ये जो 15 mm की डेप्थ है, ये देखो D/2 डेप्थ से कम है। तो व्हेन योर डेप्थ इज लेस देन D/2 या फिर उसके बराबर का डेप्थ है, तो ESWL का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो इस केस में ESWL कितना हो जाएगा, सिंपली P इक्वल टू 2044 kg। अभी अभी आपने ग्राफ देखा है, ये निकल गया, आंसर खत्म। दूसरा देखो, Z3 जो है 550 mm, ये 550 mm। तो क्या दिस डेप्थ इज ग्रेटर देन योर 2s डेप्थ। तो व्हेन डेप्थ इज ग्रेटर देन 2s डेप्थ, देन द वैल्यू ऑफ ESWL इक्वल टू 2P 4088 kg। सेकेंड क्वेश्चन खत्म। तीसरा पार्ट, Z2 डेप्थ, सॉरी 200 mm। ये जो डेप्थ है इट इज इन रेंज, कौन से रेंज में है, D/2 से लेके 2s के बीच में है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको ग्राफ यूज करना होगा, इंटरपोलेशन मेथड यूज करके हमको ये निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं आप। तो सबसे पहले मैं ग्राफ बना लेता हूं। ग्राफ मेरा क्या था, ये हो गया आपका log 10 D/2, ये हो गया आपका log 10 2 टाइम्स s, ये हो गया आपका log 10 P, ये हो गया आपका log 10 2 टाइम्स P। अब आपको निकालनी है पर्टिकुलर डेप्थ, ये जिसकी वैल्यू है log 10, जो डेप्थ हमको कंसर्न है वो कितना है 200 mm, 200, और इसके करस्पॉन्डिंग आपको निकालनी है। तो ये क्या है, लेट्स सपोज ये वैल्यू हमको निकालनी है log 10 ESWL। फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है, ठीक है, मतलब P 2P इनका वैल्यू तो आपने कैलकुलेट कर ही लिया है, D/2 का वैल्यू मालूम है, 2s का वैल्यू मालूम है। ठीक है, तो हम बगल में ही यहीं पर आपको सॉल्व कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो कुछ पार्ट में ऐसे इरेज कर देता हूं, यहीं पे लिखता हूं बगल में। तो देखो
क्या लिखूंगा, मतलब ये मेरे को क्या करना है, ये पॉइंट ए पॉइंट बी, दो लाइन का स्लोप को इक्वल करना था। तो मैं लिखना चालू करता हूं, देखिए सिंपली log 10 2 टाइम्स पी कितना हो गया 4088 kg 4088। बोलते बोलते क्या होता है ना, गला फंस जाता है और दिक्कत भी हो रहा है, ठंड भी है। फिर log 10 p, तो log 10 2044 kg, यही था ना। डिवाइडेड बाई log 10 540 माइनस log 10 55 मस्ट बी इक्वल टू log 10 ESWL माइनस log 10 2044 kg डिवाइडेड बाई log 10 200 जो रिक्वायर्ड डेप्थ है, माइनस log 10 अगेन 55। ये पूरे कैलकुलेशन में एक ही चीज अननोन है, दैट इज योर log 10 ESWL। क्या अननोन है, log 10 ESWL। तो कैलकुलेटर को यूज करिए, कैलकुलेट करिए। तब आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपको आ जाएगा, हमने कैलकुलेट कर रखा है अभी, log 10 ESWL इक्वल टू, ये आ जाएगी समथिंग आपका 3.4806143 ऐसा कुछ एक वैल्यू आएगा, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, तो आपका आंसर ये नहीं है, योर आंसर इज नॉट दिस, ये आंसर नहीं है, एक स्टेप और आगे जाना होगा। आपको ESWL की वैल्यू बतानी है, तो ESWL इक्वल टू, मैं ऐसा लिख सकता हूं 10 to the power 3.48061435। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3024.22 kg। दिस इज योर एग्जैक्ट आंसर। अभी आप लोगों में से कितने लोगों का गलत आ गया होगा, क्यों, आपने क्या किया होगा, मैं बता रहा हूं। आपने ये किया होगा कि ये जो पावर हमने लिया है, आपने क्या किया होगा कि आप केवल ये, मतलब मान लीजिए डेसिमल राउंड ऑफ करने का आपका आदत है, तो 3.48, उसके बाद तो जीरो आ जाए, 3.480 हम ले लेते हैं। तो ये करके देखो कितना आ रहा है, समथिंग 319 समथिंग आ रहा होगा वैल्यू, 4-5 kg का तो यही डिफरेंस आ गया, समझ रहे हैं। तो गेट जैसा एग्जाम में ये क्वेश्चन डाल दिया तो रेंज रहता है, तो मान लो 319 वाला रेंज नहीं है तो आंसर इफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्व किए अपना टाइम दिए, फिर भी गलत हो गई, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप पूरा डेसिमल को लीजिए, लॉगरिथमिक कैलकुलेशंस के केस में यू कंसिडर द कंप्लीट वन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डैमेज हो रहा है। इसी के साथ मैं अभी इस वीडियो को खत्म करता हूं, और इसी के साथ आपका डिजाइन पैरामीटर का जो सिस्टम है ना, वो सारा फॉर फ्लेक्सिबल पेवमेंट, ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही आएंगे हम शुरू करेंगे फ्रॉम मेथड्स टू डिजाइन द पेवमेंट थिकनेस ऑफ द फ्लेक्सिबल पेवमेंट, जिसमें मैं स्टार्ट करूंगा ग्रुप इंडेक्स मेथड से। ओके, पहले GI मेथड देखेंगे, फिर कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो मेथड देखेंगे, तो उसका धीरे धीरे एक एक करके मेथड देखते चलेंगे। 5-6 मेथड है, सारे मेथड को इंडिविजुअली देखेंगे, अच्छे से डिटेल में देखेंगे। बहुत प्यारा सा मेथड्स है, बहुत मजेदार वे में आपको मैं पढ़ाऊंगा, कोई हेक्टिक नहीं है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पेमेंट हो पेमेंट डिजाइन, इट इज वेरी इजी, वेरी सिंपल टॉपिक। मुझे तो बहुत पसंद है, और आजकल इससे बहुत क्वेश्चन आता है। मैं आपको, मुझे पसंद है इसलिए मैं आपको कुछ ऐसा बता दूंगा, आप देखें। आप ये वाला जो अभी पढ़ा आपने, बहुत आसान लग रहा होगा आपको, याद कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, वो थोड़ा गला खराब लग रहा है इसलिए बोल नहीं पा रहा हूँ। वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। अपना SSC JEE का बैच स्टार्ट है, डेडिकेटेड बैच ओनली फॉर 50 स्टूडेंट। आप इसमें आइए, ज्वाइन करिए,
कॉन्टैक्ट करिए कि कैसे ज्वाइन करनी है 7008-420-353 पर। थैंक यू वेरी मच।